अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं अरसलान नईम। हस्बे मामूल नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक मरतबा फिर कोरोना टास्क फोर्स का अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें अहम तरीन फैसले किए गए और इस हवाले से IG सिंध और कमिश्नर कराची को हिदायत की गई है कि कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। इस हवाले से कोई भी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले, क्योंकि कोरोना की डेल्टा वेरिएंट जो इक़साम है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और इस हवाले से सिंध हुकूमत ने सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी और उनका नफाज शुरू हो चुका है। इस हवाले से प्रोग्राम में पहली जो स्टोरी है इसमें गुफ्तगू करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर में कामयाबी के बाद, इंतखाबात के बाद वो बहुत जल्द अगस्त में सिंध का दौरा करेंगे और इस हवाले से इनका कहना है कि सिंध में बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो है वो हिकमत अमली अपनाई जाएगी, सिंध की मुश्किलात को हल किया जाएगा, सिंध के अवाम को मुश्किलात से मजीद दो चार नहीं होने दिया जाएगा और उनका अजाला किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने वज़रा को मुतहरिक होने का है, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। बहुत अहम आज का प्रोग्राम दूसरे हिस्से का होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में हमने फिर देखा है कि जी अमेरिका ने B-52 तैयार इस्तेमाल करते हुए बमबारी की है, जिसमें काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं। ये दोहा माहिदा जो किया था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसकी सरहीन खुली खिलाफ वर्जी है। इस पर हम बात करेंगे कि जनाब ये ख़ासतौर पर ये माहिदे की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, जब इनखलाक की तारीख ने कह दिया था कि 31 अगस्त को हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, तो उसके बाद ये खिलाफ वर्जी हुई है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से TTP पाकिस्तान में हमला कर सकती है। ये खबरदार किया पाकिस्तानियों को उन्होंने कि जनाब TTP जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मफरूर होकर गए थे अफगानिस्तान कुछ लोग यहाँ से, वो हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। लेकिन अमेरिका ने जो खुली खिलाफ वर्जी की है, इसकी क्या वजूहत हैं और B-52 तैयारी जो इस्तेमाल किए हैं, कहाँ से इस्तेमाल किए, इसमें कितनी हलाकतें हुई हैं, तालिबान का क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। जी बिल्कुल, इस हवाले से पहली स्टोरी की जानिब हम बढ़ते हैं और तफसीली तौर पर आपको बताते चलें। आज कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इनका कहना था कि कराची के 7,000 जो केसेस हैं, ये एक माह में 2 लाख केसेस हो सकते हैं, एहतियात बरतना इंतहाई ज़रूरी है। इनका कहना था कि सिंध हुकूमत जब पाबंदियों का इतलाक़ करती है या लॉकडाउन खुशी से नहीं लगाती, क्योंकि हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन हमारे लिए अवाम की सेहत और जान अव्वलीन तरजीह है, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से सिंध हुकूमत सख्त फैसले कर रही है। अवाम को ताबुन करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे रब्ता करें माहिर सेहत से और इस हवाले से उनसे भी तफसीली तौर पर गुफ्तगू करें कि कौन, यूँ तो हम सब जानते हैं कि SOPs पर अमल दरामद, मास्क का इस्तेमाल और वैक्सीनेशन के जरिए इस वबा को शिकस्त दी जा सकती है, ख़ुद को महफूज बनाया जा सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियाती तदाबीर जो है हमें अपना कर रखनी है, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि दोबारा भी आप वबा का शिकार हो सकते हैं। और बिलखुसूस जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट की जो कोरोना की किस्म है, इनमें भी अब कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की इक़साम जो है वो सामने आ रही है। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की थी कि आपके सामने हक़ाइक़ रखें और डॉक्टर अब्दुल बारी सरवर एंडस हॉस्पिटल ने भी इस हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया था कि कोरोना की डेल्टा वेरिएंट बिलखुसूस एक ऐसी इक़साम है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये वबा फैलती है और हालात हाज़िर में हमारे सामने वाज़े तौर पर जो है वो तमाम तर सूरत हाल सामने, क्योंकि पड़ोसी मुल्क भारत में जिस तरह की सूरत हाल हुई थी उसमें हमने देखा था कि लाखों की तादाद में अवाम इस वबा की वजह से जा बहक हो गई थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी और बाकायदा तौर पर जो है हमने ये देखा था कि काफ़ी ज़्यादा कशीदा सूरत हाल थी। लेकिन जिस तरीके से जी 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 बिल्कुल अरसलान, जिस तरह आप बता रहे हैं, आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुर्तज़ा वहाब की भी। उससे पहले इजलास हुआ था जिसकी सदारत की थी CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने और उसमें बड़े अहम फैसले किए गए कि 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से उन्होंने मना किया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी अगर लोग बाहर निकलते हैं। और बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त कराची में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टेड है तो वो कराची है कोरोना के हवाले से। इस वक्त जो शरह है यहाँ 26.3% मस्बत केसेस की शरह हो चुकी है। और डॉक्टर अब्दुल बारी साहब इंडस हॉस्पिटल के रूह रवां हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम डॉक्टर साहब, इस आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपसे भी जो गुफ्तगू होती रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर, आपने भी यही कहा है कि जी भारतीय किस्म जो डेल्टा वेरिएंट, इससे बड़े मुतासिर हो रहे हैं लोग। तो आज जो मस्बत केसेस की शरह है जी 26.3% पर आ गई। ये बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो 1700 से ज़ायद लोगों के मस्बत आ गए हैं टेस्ट, तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, किन वजूहात की बिना पर इतने ज़्यादा मस्बत केसेस आ रहे हैं? कौन सी ऐसी गलती कोताहियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से कोरोना के जो तादाद है मरीजों की बढ़ती जा रही है? देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा वजह वही है कि जी हम लोग जो है ना इस बात को सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि ये एक भयानक सूरत हाल है
और ये जो डेल्टा वायरस है बहुत ही एग्रेसिवली ये फैलता है और एहतियाती तदाबीर जो है ना SOPs पे अमल नहीं हो रहा। ये हम अगर आप देखें भी तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ही कम है और लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे। जो गवर्नमेंट ने अभी जो सख्ती है उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए और जिसकी वजह से हुकूमत मजबूर होती है कि ज़रा मुख्तलिफ जो है ना कुछ लॉकडाउन वगैरह करे। इस पे हमारी बात हुई थी, जाहिर है आप इंडस हॉस्पिटल के रूह रवां भी हैं, थोड़ा सा बता दीजिए क्या कोरोना के हवाले से आपके हॉस्पिटल में तमाम बेड्स फुल हो चुके हैं, तादाद मजीद नहीं बढ़ सकती, वहाँ पर लोगों के लिए गुंजाइश नहीं है? जी बिल्कुल, जितने बेड्स हैं फुल हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेड भी लगाए हैं हमने, वो भी फुल हैं, इमरजेंसी भी भरी हुई है। और इसमें बस एक बात का जो चीज़ नज़र आ रही है कि अबाउट 90% जो मरीज हैं वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया हुआ और 10% ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन है लेकिन वो भी माइल्ड केसेस हैं। तो वैक्सीन लगा लेना जो है ना सबसे, इस बात से इसका कंट्रोल इसी सूरत में हो सकता है कि जो हम वैक्सीनेशन करा लें, तो ताकि जब तक अभी सिर्फ 22% आबादी जो है ना वैक्सीनेटेड हुई भी है, जो कि बहुत कम है। अच्छा, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, बताइएगा कि 26% इशारा पहुंच चुकी है, सही फरमा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अब्दुल बारी साहब फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत जिस तरीके से इक़दाम उठा रही है, लॉकडाउन के हवाले से एकदम से नफाज कर देगी और अब मजीद पाबंदियां सख्त कर दी गई, जाहिर बात है कोरोना टास्क फोर्स इजलास में आप भी शामिल होते हैं, क्या हिकमत अमली वैक्सीनेशन के हवाले से, क्या जामा हिकमत अमली अपनाई है, आपकी क्या तजवीज़ है इस हवाले से, किस तरीके से वैक्सीनेशन के दायरेकार को बढ़ाया जा सकता है ताकि वबा को काबू किया जा सके? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त 26.3% पर यह शरह जा चुकी है, तो तर्जुमान सिंध हुकूमत भी कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर 2153 मरीजों की तादाद अगर बढ़ती जाती है, केसेस रिपोर्ट होते हैं, ये तो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसके लिए जो भी इक़दामात हैं, जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल मौजूद है। ज़्यादा सेंटर्स खुले हुए हैं और सब जगह पर अवेलेबिलिटी है और लोगों को बस अब ये है कि हम सबको जिसमें हम सब की नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि जो मीडिया हो चाहे आवाम हो और जिसका इन्फ्लुएंस जिसके ऊपर हो, लोगों को कन्विंस करे कि भी वैक्सीनेशन ही हल है कि हम इसको कंट्रोल कर सके और कोई तरीका नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सके। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है खुला रहेगा, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा, कारोबार ज़िंदगी बंद होगी, गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की है, इससे आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल ही कंट्रोल होगा, क्योंकि ये जो है ना, जब आप गैर ज़रूरी जिसमें जो इक़दाम हैं कि रेस्टोरेंट्स बंद हैं, आपकी शादी हॉल्स को बंद किया गया है, जो गैदरिंग है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई, क्योंकि उम्मन यही होता है कि आप जब एक जगह पर उस जगह पर ज़्यादा लोग जमा होते हैं, क्योंकि डेल्टा वायरस की जो खासियत ये है कि ये तेज़ी से फैलता है। इसमें जो है ना एक ही जगह, मतलब ये 1200% ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है। जैसे ये समझ लें कि एक कमरे में अगर एक आदमी है और वो खांसता है, तो यहाँ पर समझे कि एक कमरे में 1200 लोग खांस रहे हों, तो जिसकी तेजी से फैलने से, और उमूमन ये जो है ना आप देखें तो खानदान के खानदान इफेक्ट होते हैं, और ये वही होता है कि जी आपने जो है ना एक क्लोज एनवायरनमेंट में जमा हो गए लोग और जो है ना SOPs पे अमल नहीं कर रहे होते, मास्क वगैरह नहीं पहनते, तो जिसकी वजह से ट्रांसमिशन होती है। तो ये मजबूरन हुकूमत, देखिए किसी को ये पसंद नहीं होता कि कारोबार जिंदगी खत्म हो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी इतनी वो नहीं है, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इन चीज़ों को मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन हम इस पे भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि जी आपके अस्पताल जो है ना वो ओवरफ्लो हो रहे हों, खुदा ना खास्ता जो है ना लोगों को जो है ना हॉस्पिटल में जगह ना मिले और एक कियोस्क क्रिएट हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल बारी साहब फरमाइएगा कि जाहिर बात है कराची की बहुत बड़ी आबादी है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग बसते हैं, इतनी ज़्यादा वैक्सीन सिंध हुकूमत के पास इस मकदार में मौजूद है कि वो तमाम तर आवाम को वैक्सीनेशन जो है उनकी मुकम्मल कर सके? बिल्कुल जी, अभी सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं है, और ये जो क्योंकि जनरली ये जो है ना फेडरल गवर्नमेंट पर प्रयोग करती है, और वहाँ जो कराए हैं उन्होंने इसकी गारंटी दी है कि जी सप्लाई चेन में जो इसके अंदर मौजूद है वैक्सीन, और आप लोग कोई भी कहीं भी कमी नहीं है, तो इंशाल्लाह। और ये देखें खुशकिस्मती की बात है कि इस मुल्क में जो है ना तमाम सूबाई हुकूमतें और फेडरल हुकूमत ये मुफ्त हराम कर रही है। ऐसे बहुत सारे ममालिक है जहाँ पर ये वैक्सीन जो है ना मिल नहीं रही, ब्लैक में मिल रही है,
तो हमको तो अल्लाह का शुक्र अच्छा, अदा करना चाहिए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें वैक्सीन जिन जिन ममालिक ने हमें दी है, वो चाइना की हो या अमेरिका से आई हो या रशिया की हो, किसी की भी हो, या हमारे खुद भी पाकिस्तान ने भी तजर्बात किए हैं और वैक्सीन बनाने में कामयाब हुआ है चाइना की मदद से, तो इसमें तो कोई तफरीक नहीं है कि कोई सी वैक्सीन भी लगवाई जा सकती है। कोई ये नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई नुकसान है या इससे ज़्यादा फायदा है। नहीं नहीं बिल्कुल जी, कोई देखें अवेलेबिलिटी की बात है, जो वैक्सीन अवेलेबल है फौरन लगवा लें, लेकिन ना होने से कोई भी वैक्सीन जो है ना सब सेफ है, सब प्रोटेक्शन देती हैं। और वैक्सीन जैसे मैंने बताया था कि भी 90% लोग वो हैं जो इस वक्त अस्पतालों में दाखिल हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो इसलिए और ये प्रूव नजर आ रहा है और ये इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से भी जिस तरीके से अली ने आपसे सवाल किया, अब्दुल बारी साहब आपसे इसमें जरा सा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका जो थी वो शुरू में उसके कुछ सिम्टम्स सामने आए, फिर उसके बाद हमने देखा कुछ जगहों पर स्पुतनिक वैक्सीन लगाई गई, फिर पाक में एक लग रही है, फिर साइनोफार्म भी लग रही है। इस हवाले से भी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है कि कौन सी वैक्सीन एग्जैक्टली रहेगी, क्योंकि शुरू में हमने ये देखा था कि जो वैक्सीन की पहली डोज लगती है सेम वही वैक्सीन आपको दोबारा लगनी है। अब बहुत से ऐसे अफराद हैं जो स्पुतनिक या दूसरी कोई वैक्सीन लगवा चुके हैं और सेकंड डोज में उनको अगर वो वैक्सीन नहीं मिलती, तो आप समझते हैं कि साइनोफार्म या दीगर आप सजेस्ट करेंगे अगर वो भी लगती है तो वो उनके लिए कारामद साबित हो सकती है? लेकिन जहाँ पर जो वैक्सीन लगाई गई है पहली डोज, उसकी सेकंड डोजेस जो है ना उन्होंने सेव की है, उन्हीं को वो लगेगी। लेकिन वैक्सीन जो है ना कोई भी, जैसे मैंने ये कहा कि देखिए कोई भी एक कंपनी जो है ना, जो दुनिया जो है ना कोई भी 7 बिलियन की आबादी है, तो तकरीबन 4 बिलियन को तो या 5 बिलियन कुछ चाहिए, तो एक कोई भी कंपनी जो है ना इतनी प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो इसलिए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 5-6 कंपनीज हैं जो कि इसको प्रोडक्शन दे रही हैं और वो लगेगी। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि जो वैक्सीन मिले उसको लगवा लें और इंशाल्लाह उसकी प्रोटेक्शन मिलेगी। वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, हॉस्पिटल के रमाम से बात कर रहे थे। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। वो कह रहे 90% वो केसेस आ रहे हैं असलान हॉस्पिटल में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, सिर्फ 10% वो केसेस हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई थी। वो हल्के फुल्के मुतासर उन्होंने कहा जरूर हुए हैं लेकिन ज़्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं है। लेकिन 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और वो भारतीय जो किस्म है डेल्टा वेरिएंट, उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और 26.3% जिस तरह मैंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद है मस्बत केसेस की। और मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पिछले 24 घंटों में 1700 से ज़ायद लोग जो है मस्बत उनके नतीजे सामने आए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है जब से कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है पूरे मुल्क में। बिलखसूस हम कराची शहर सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आबाद भी हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर अब्दुल बारी साहब फरमा रहे थे कि जी वैक्सीन तो हल है ही इसका, लेकिन इसके अलावा हमें खुद भी SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए ज़रूर। बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल सर फहरिस्त एक सबसे बुनियादी नुकात है इस वबा से बचने के लिए, और हमें मिलकर क्योंकि अपना एक कौमी फरीज़ा समझकर वैक्सीन लगवाने चाहिए ताकि इस वबा का मुकाबला किया जा सके। और इसके साथ साथ जो है आवाम में शऊर उजागर करने की भी ज़रूरत है। मीडिया जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, अपने फ़राइज़ की अंजामदेही सही से में कर रहा है, इस हवाले से शऊर उजागर करने के लिए। इसमें असलान थोड़ा मैं इजाफा करना चाहूँ कि आज रिक्वेस्ट भी की थी मुर्तज़ा वहाब साहब ने। आपकी बात जुज़वी तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन बड़े जो चैनल्स हैं वो इस हवाले से काम नहीं कर रहे। वो इश्तिहारात की मद में जहाँ से पैसा मिलता है वो ज़रूर कोरोना के हवाले से ला रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जितने प्रोग्राम प्राइम टाइम में चलते हैं हमारे चैनल के अलावा जितने भी चैनल्स हैं, मैंने देखा कि वो कोरोना के हवाले से प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं प्राइम टाइम में। हालांकि प्राइम टाइम में ज़्यादा पब्लिक होती है, देखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, घरों को आ चुके होते हैं, जॉब करने वाले लोग भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, तो उनको प्रोग्राम्स करने चाहिए। बड़े प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ जो प्राइम टाइम में होते हैं, उन्हें ज़रूर रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम एक सेगमेंट ज़रूर कोरोना के हवाले से ज़रूर होना चाहिए कि जी कितना ख़तरनाक है, वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, और समाजी फासला रखना, सैनिटाइज करना हाथों को, या मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें होंगी तो बहुत इससे असर होगा। यही बात आज कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब साहब। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया अली, क्योंकि गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि जिस तरीके से कोरोना वबा का आगाज़ हुआ था, जो इसकी पहली लहर थी, फिर दूसरी लहर, तीसरी लहर, इसमें मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से अवेयरनेस भी क्रिएट की, लेकिन अब उस तरीके से खातिर ख्वाह तरीके से काम नहीं हो रहा। अब जो है वो इश्तिहारात को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा रोकना होगा। इस हवाले से हमें मिलकर अपना कौमी फरीज़ा समझकर हाथों से हाथ मिलाकर इस वबा का मुकाबला करना है। और अगस्त का महीना भी आ रहा है, तो आइए पाकिस्तानी होने का सबूत दें और वैक्सीन लगवाएं। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे और बढ़ेंगे अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा। मैं और अली सरवर आपके साथ मौजूद हैं, देखते रहिए अल खबर।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करेंगे जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुश्किल हालात में सिंध हुकूमत सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत का सिंध में सियासी और निज़ामी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐलान किया था जी वो दौरा करेंगे अगस्त में सिंध का, और अब इस पर आज इजलास भी बहुत अहम हुआ है, इसमें बहुत अहम फैसले हुए हैं। उन्होंने कहा जी सिंध में आऊँगा, यहाँ जल से जुलूस भी होंगे। इसके अलावा बहुत सी अहम शख्सियात हैं जिन्हें वो शामिल करने की कोशिश करेंगे अपनी पार्टी में, जिस तरह अरबाब गुलाम रहीम साहब ने तो शामिल हो चुके हैं, इसके अलावा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब और दीगर लोग हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GDA के कुछ लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है उन पर मेहनत कर रहे हैं PTI, और चाहती है कि उन्हें वहाँ से तोड़कर जनाब वो PTI में शामिल कर लें। और जिस तरह कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शेख रशीद साहब ने, और उन्होंने कहा था कि सिंध अब हमारा होगा और अगले इलेक्शन में देख लीजिएगा वहाँ हमारी हुकूमत बनेगी। उसी की तैयारी हो रही है, और मुसलसल हम देखते हैं कि जब भी कोई वफाकी वज़ीर आता है कराची, तो वो सबसे पहले आके सिंध फतह करने की बात करता है। वो कहता है जी सिंध हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेंबर हैं सिंध असम्बली की सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सादिया जावेद साहिबा। सादिया जी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी जी आवाज जी वफाकी हुकूमत का सिंध में सियासी और इंतजामी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला है। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं अगस्त में आएंगे वो सिंध, और सिंध फतह करने की एक बार फिर बातें हो रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, ज़रूर आएँ, लेकिन इस बार इरादा उनका यह है कि जी किसी भी तरह सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो ना मज़ीद चले। इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़े, ये कहूंगी इस पे मैं। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और वो वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। अगर वो समझते हैं कि मैं वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान हूँ, अगर वो समझते हैं कि मैं बनी गाला का वजीर-ए-आज़म हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, वजीर-ए-आज़म तो वो सादिया जी वजीर-ए-आज़म तो आप भी जानती हैं, वो 2018 में नहीं, वो तो जब से पार्टी बनी उस वक्त से समझ रहे हैं वजीर-ए-आज़म में। हाँ, वो फेसबुक और ट्विटर के वजीर-ए-आज़म थे पहले, और आज भी मुझे यही लगता है कि वो फेसबुक और ट्विटर के वजीर-ए-आज़म हैं। देखें, सिंध की आवाम बाशऊर है। उन्होंने 2008 में जो पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया था, उसके बाद 2013 में भी पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया था, और 2018 में तो बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। तकरीबन 100 के करीब MPA जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। जो लोग ये ख्वाब देखते हैं कि गवर्नर राज लगा लेंगे या कोई जुडिशल एक्टिविज्म करा के सिंध की हुकूमत को डिस्टेबल करेंगे, वो ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं, और उनके अपने सूबे संभालें, अपनी कारकर्दगी देखें। पंजाब सूबा जो बहुत बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से भी, और उसके एतबार से वहाँ जो वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी है वो सबके सामने है। अच्छा, इसी पे बात कर रहे हैं हम लोग भी सादिया जावेद साहिबा। ज़ाहिर सिंध में वो आपकी कारकर्दगी ज़ाहिर बहस आती है, वो कहते हैं जी सिंध में कारकर्दगी अच्छी नहीं है। 14 MNAs हैं उनके कराची से, जाहिर है, और जैसा आपने कहा कि आपको भी 2018 में बड़ी तादाद में सीटें मिली हैं। कराची से CK MNAs नहीं है ज़्यादा आपके, लेकिन बाकी सिंध से तो आपके बहुत ज़्यादा MNAs भी हैं, MPs भी हैं 100 के करीब। तो इस पर कारकर्दगी वो पूछते हैं, बार बार कहते हैं जी देख लीजिए 14 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 1600 अरब रुपए वफाक दे चुका है NFC अवार्ड के तहत, वो कहाँ खर्च हुआ कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल 1600 अरब शायद दे चुके होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के पास रिपोर्ट होगी इसकी, मुझे नहीं पता। लेकिन कारकर्दगी की जहाँ तक बात है, तो मुझे एक अस्पताल सिंध जैसा NICVD हो, सूट हो, चलें जी, वो कहते हैं जी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत, चलें जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही वो अस्पताल हैं। आप पूरे पाकिस्तान में वैसा कोई अस्पताल मुझे और दिखा दें। जो कोविड की वबा आई, कहते हैं कि जी पूरी दुनिया ने हमारी तारीफ की, पूरी दुनिया ने सिंध हुकूमत की तारीफ की है कि जिस तरह से कोविड को हैंडल किया था।
उस जाहिर सी बात है सिंध पाकिस्तान का सूबा है तो उसके आगे सिंध पाकिस्तान लिखा जाता है। अच्छा सादी तो लेट मी वन क्वेश्चन फ्रॉम यू कि सिंध हुकूमत ने काबिल सताइश बिल्कुल इक़दामात उठाए थे जब पहली लहर आई थी और काफ़ी शदीद थी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया गया था। हमने देखा था, कहा जा रहा था वफाक की जानिब से कि सिंध का कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। तो फिर अभी सबसे ज़्यादा इस तरह की शरह सिंध में ही क्यों बढ़ी है? और पंजाब में आप रेशो देखें, आप मेरा ख्याल से जो टेस्ट की शरह है ना उसको भी निकालें चारों सूबों की। जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ना आपके पास कितने पेशेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल से सिंध में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं जब भी लोगों को पता है कि इतने पेशेंट्स हैं, हमारे पास वो डेटा है। अदरवाइज पंजाब में आप पूछें कि कितने टेस्ट हो रहे हैं 24 घंटे में, एनसीओसी जारी करे ना, बाकी 3 सूबों में तो उनकी हुकूमत है ना, तो जारी करें। बलूचिस्तान में तो टेस्ट ही नहीं हो रहा है, वहां तो टेस्टिंग फैसिलिटी ही नहीं है उनके पास। तो बात यह है कि जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपके पास कोविड के पेशेंट्स कितने हैं। और पहले भी सियासत की गई, आज भी मैं टेलीविजन पे देख रही थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कोविड के नाम पे फिर सियासत कर रही हैं कि जी हम कराची को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि भाई जान रहेगी तो जहान होगा ना। दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन इसमें सादी साहिबा आप तक भी ये बातें पहुंची होंगी। ताजर रहनुमाओं की मुख्तलिफ तो ताजर रहनुमा हैं जो कराची के, उन्होंने कहा जी 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो पाबंदी लगाई है उसको थोड़ा सा इस तरह कर लिया जाए कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इन 2 घंटे बढ़ा दी जाए शाम में, तो हमें मंजूर है। वरना फिर बुध के दिन से फिर हम हड़ताल भी करेंगे और लाहेअमल का ऐलान भी करेंगे, हमें क्या करना है। हमें मुशावरत में, अच्छा नहीं, वो कहते हैं मुशावरत में क्यों शामिल नहीं किया जाता ताजिर बिरादरी को? देखें, वो मेरा ख्याल से आज जो टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है, कमेटी बना दी गई है वुज़रा पे मुश्तमिल, जो बात करेंगे ताजिर रहनुमाओं से। जब ये कारोबार खोला गया था तो आप लोगों को याद है ना, इन ताजिर रहनुमाओं ने यकीन दहानी कराई थी कि हम वैक्सीनेशन कराएंगे अपने स्टाफ की। कारोबार खोलने से पहले हम अपने एम्प्लॉयज की वैक्सीनेशन कराएंगे। क्या उन्होंने वो वादा पूरा किया? तो पता कैसे चलेगा आपको? जब टीमें जाएंगी टेस्ट करेंगी तो पता होगा कि नहीं कि सर्टिफिकेट देख लें आप जाकर। नहीं देखें, हाँ तो बस वही बात है ना। नहीं तो अभी देख लेना, जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स आ रहा है वो ये अस्पताल प्रूफ कर रहे हैं ना कि उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है। जो इस वक्त 1700 पेशेंट्स हैं उसमें से 50% वो पेशेंट्स हैं जो सीरियस कंडीशंस में हैं, जिनकी कहा जा रहा है कि उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है। ये तो ओवरऑल पूरी कराची की बात कर दी ना आपने कि जाहिर इतनी बड़ी आबादी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक नहीं कराई वैक्सीन, और 90% लोग वही हैं जिनकी मुतासिर हुए हैं। भारतीय किस्म जो है डेल्टा वेरिएंट, इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। 10% वो भी हैं जिन्होंने वैक्सीन कराई, लेकिन उनको जाहिर है इतना ज्यादा वो शिद्दत नहीं है ना। देखिए दुनिया वो शिद्दत नहीं है। दुनिया में जो मुल्क खुल रहे हैं, जैसे लोग मिसाल देते हैं, बड़े बड़े टीवी एंकर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लोग जिनसे बात की जाती है, वो ये कहते हैं ना कि जी बरतानिया खुल गया। तो बरतानिया में किस परसेंटेज पे वैक्सीनेशन? आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली के अदील अहमद साहब, उन्हें प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम सर। मैम अब आप कंटिन्यू कीजिए। तो आप मुझे ये बताएं ना कि अगर कहा जाता है कि बरतानिया खुल गया है तो कितने % लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है? या आज जैसे मैंने टीवी की रिपोर्ट के तहत ये सुना है, वैसे मुझे नहीं पता कि शायद सिडनी खोला जा रहा। 60% तो जो दुनिया भर में, जो सादी साहब सही फरमा रही हैं, दुनिया भर में जो एक मुकर्रर किया गया फार्मूला वो ये कि कम से कम 60% लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए तो फिर जो है तमाम चीजें खोल दी जाए। अच्छा, तो इसमें हम तो देखें ना, बिल्कुल ठीक है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। लोगों को चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपके शो के उससे भी, कि जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, जो वैक्सीनेशन के खिलाफ कैंपेन की जा रही है, वो ना की जाए और खुदारा आप लोग जाके वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम अपना कारोबार खोल सकें, हम घरों से बाहर। अच्छा, अदील अहमद साहब जी। अदिल साहब, बात हम कर रहे हैं, सादिक जावेद भी हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो बात ये कर रही हैं जी, इमरान खान साहब का जो बयान आज आया सामने कि मुश्किल हालात में सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और वफाकी हुकूमत सिंध में सियासी और निज़ामी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। खान साहब आ रहे हैं जी अगस्त से,
और इस हवाले से बात कर रहे हैं कि जी वो ज़ाहिर सिंध की कारकर्दगी की आप बात करते हैं तो फिर वो मिसाल देते हैं कि जी आपकी कारकर्दगी पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में भी कुछ नहीं है, तो ये क्या बात हुई कि यहाँ क्या सिंध फतह करने के लिए आ रहे हैं खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया और बड़ी माजरत चाहूँगा अगर आवाज़ का कोई मसला हो, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ और मुझे शो में ट्रांसफ़र किया है आपसे। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान आया है और उनका जो मौक़िफ़ है कि सिंध को तनहा नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने सिंध को तनहा छोड़ा नहीं है। वो पहले दिन से सूबा सिंध के साथ, बल्कि सिंध हुकूमत के साथ पहले दिन से वफाकी हुकूमत जो है वो कॉपरेट करती हुई आ रही है। और उसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं कि जब पिछले साल बारिशें हुई कराची में और पूरा कराची जो है वो गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा, यानी सारे इलाके डूब गए कराची के, और उसकी वजह सामने यह आई कि नालों की सफाई नहीं हुई कराची में, और साल से नहीं हुई। मेरे ख्याल से कोई पिछले 20 सालों से जो है वो कराची के अंदर वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए, जो कराची डिजर्व करता है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है, वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो कराची आए, तशरीफ लाए, तो वो एक जामे पैकेज के साथ आए 1100 अरब रुपए का, और उसमें सिंध गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड लेकर और मुश्तरका तौर पर ये पैकेज बनाकर, और चीफ मिनिस्टर साहब साथ थे सिंध के जब इसका अनाउंसमेंट की गई गवर्नर हाउस कराची में, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जो है वो कमेटीज बनाई गई, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो उन कमेटीज को चेयर करते रहे, आज भी हैं उनके चेयर। तो कराची के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे एक पैकेज बनाया गया ताकि कराची के इश्यूज को जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे हल किया जाए। तो हल क्यों हो नहीं रहे? दूसरी जानिब जब सिंध के अजला, मेरी बात मुकम्मल हो जाए पहले, सिंध के मुख्तलिफ अजला जो तकरीबन 14 अजला ऐसे हैं जो कि माजी की हुकूमतों में और आज की हुकूमत में भी वो बैकवर्ड रह गए, पीछे रह गए। वहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, वहाँ पे गैस अभी तक नहीं पहुंची, वहाँ पे बिजली जो है उसकी तरसील का इंतजाम प्रॉपर नहीं था। तो उसकी पूरी स्टडी की गई, सर्वे किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है असद उमर साहब, उन्होंने सिंध के लिए भी एक जामे पैकेज बनाया 460 अरब का या 443 अरब का, जी हाँ, या 444 अरब का। तो वो पैकेज जो है वो सिंध के लिए बनाया। लेकिन ये तो अदील जो बता रहे हैं 14 अजला, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज के 21वीं सदी के दौर में आप कह रहे हैं जहाँ पर गैस नहीं है, जहाँ पर बिजली नहीं है। हाँ, इस तरह के मुख्तलिफ गांव देहात जहाँ नादरा के सेंटर्स नहीं थे, जहाँ पे बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे, जहाँ पे गैस नहीं पहुंची, तो उन अजला के लिए 400 कौन से अजला है? इस हवाले से कोई नाम मालूम है आपको सिंध के? वो कौन से अजला है 14? कुछ के नाम मालूम होंगे आपको? मुझे पर्टिकुलर जगहों के नाम जहाँ पे ये इनॉग्रेशन हुई हैं, जहाँ हम गए भी हैं, उसमें खैरपुर के गांव भी शामिल हैं। उसमें जो है वो वहाँ से तो वज़ीर आला हमारे यहाँ 3-4 आ चुके हैं, खैरपुर में भी नहीं है। बिल्कुल, खैरपुर में जो है वो एक ग्रिड स्टेशन का काम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करवा रहा है। नादरा के सेंटर्स की वहाँ इनॉग्रेशन हुई है। कुछ गाँव देहात ऐसे हैं जहाँ गैस नहीं है, वहाँ पे दी गई है गैस, की बात कर रही है। मैं खैरपुर की बात कर रहा हूँ। खैरपुर, ये खैरपुर है सारा? अच्छा, हाँ, खैरपुर का। इस तरह से जो है वो सक्कर के नवाही जो गांव है, इलाके हैं, वहाँ घोटकी में जो है वो इफ्तिताह हुए हैं प्रोजेक्ट्स के। तो इस तरह के शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, इन सबका ताल्लुक सक्कर से है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया वहाँ। तो इन इलाकों में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने सादिया रिप्लाई करना चाह रही है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि पहले दिन से फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध को तनहा नहीं छोड़ा। हम ये सारी बातें अदील, ये सारी बातें जाहिर है आप लोग के लिए मजीद भी काम करने की नहीं, ये सारी बातें गवर्नमेंट कभी पीछे नहीं हटेगी। सही है, लेकिन वो अपने सिंध के लोगों के साथ खड़ी है। अदील, इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें आप लोगों को तब पता चली हैं कि जब जितने भी एमपीएस थे, आप लोग सब ने दौरा किया सिंध का और मुख्तलिफ अजला में गए हैं, तो ये बातें सामने आई हैं। देखें, ये पैकेज इस तरह से नहीं बना। ये पैकेज इससे पहले जो है वो मुकम्मल दौरे हुए हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकातें हुई हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्टी कमिश्नर्स और उन लोगों से जो है वो मुलाकातें की। ठीक है दिल, एक सादिया जावेद साहिबा से पूछूंगा कि क्योंकि खुर्शीद शाह साहब के जिले का नाम भी लिया है, जबकि खुर्शीद शाह साहब से एक सहाफी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था तरक्की देखनी हो तो सिंध आइए, और आप बात कर रहे हैं ना बिजली है, ना गैस है, ना स्कूल। सादिया जावेद साहिबा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो तो सियासी बयानात होते हैं ना, वो तो सियासी बयानात होते हैं, ग्राउंड पे तो वो सूरत है। चलिए सर, ग्राउंड रियलिटी जान लेते हैं ना। सादिया जावेद साहिबा मेरे साथ मौजूद है। जी मैडम, रिस्पॉन्ड कर दीजिए। एक तो पहली बात ये कि वो जो 1100 अरब का पैकेज
उससे पहले MQM से एक वादा इस शहर के लिए, वो सारे ख्याली पुलाव, क्योंकि नहीं, वो उनको बजट उनसे बुक्स जो में वादे कभी किए थे सादिया साहिबा, वो तो चले 2 वजारतें देके उनको तो खामोश कर दिया ना, बाकी बात कर अच्छा लेते हैं। अच्छा, मतलब वही, मतलब जो उनसे वो भी तो कराची कंपलसेट हो पैकेज गया। कराची पैकेज में वादा हुआ था ना उनसे भी, मुझे वो 12 निकात exact थे, figure 12 निकात थे, 12 निकात। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये 1100 अरब की भी कहानी हमने सुनी। वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दुनिया की तारीख में कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें सहाफी मौजूद नहीं थे। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें सहाफी मौजूद नहीं थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गवर्नर हाउस में। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने बताया, तो देखें गैस फेडरल इशू है। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं तो भाई जिन जगह गैस कनेक्शन है वहां तो पाकिस्तान में गैस मिल नहीं रही। मेरे शहर कराची में जहां मैं रहती हूं, मैं तो पॉश एरिया में रहती हूं, मैं डिफेंस में शिकायत करती हूँ, मेरे घर गैस का सिलेंडर यूज होता है। तो ये मौसूफ जो फरमा रहे हैं कि जी हम नेटवर्किंग कर देंगे खैरपुर में और सिंध के 14 अजला में, पहले गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी कर लें। बिजली की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बिजली का जितना बड़ा शॉर्टफॉल है उसको तो पूरा करने का कोई मंसूबा दे दें। ये ख्याली पुलाव ग्रिड स्टेशन खैरपुर में लगा रहे हैं। ग्रेट स्टेशन लगा रहे हैं, अल्लाह करे। देखें, ऐसे तो कितनी 1 करोड़ नौकरियां भी मिल गई हैं, 50 लाख घर भी मिल गए हैं। और मैं तो अब अपील करने अच्छा नहीं, लगी हूं इसमें सादिया जावेद साहिबा, ये जो बातें जितनी भी अदील अहमद साहब कर रहे हैं, ये जो जितने इल्जामात इन्होंने कहा और उसके बाद इन्होंने कहा जी हमने बजट बनाया, सारा कुछ किया, तो ये बातें तो सही कर रहे हैं ना कि 14 अजला में चीजें जो इन्होंने निशानदेही की है, वाकई यही सूरत हाल है या नहीं? नहीं, ऐसी देखें, मेरी बात सुने, बिल्कुल हो सकता है गैस का पाकिस्तान में शॉर्टफॉल है, वो भी शॉर्टफॉल नहीं हो कह रहे, है ही नहीं, वहां पर कनेक्शन ही नहीं दिया आप लोगों ने अब तक। भाई आज भी वो बेचारे 18वीं सदी में रह रहे हैं। एक बात कि गैस का कनेक्शन फेडरल गवर्नमेंट देती है, गैस का कनेक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। गैस का कनेक्शन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। पाकिस्तान में गलत पॉलिसी की वजह से हर 1 किलोमीटर पे CNG लगा के पाकिस्तान में गैस का क्राइसिस पैदा कर दिया गया। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उस डिक्टेटर के दौर में रिश्वत के तौर पे CNG पेट्रोल पंप की इजाजत दी जाती थी। और जो लोग लेके आते थे, ये अरबाब गुलाम रहीम साहब जिनको ये आज लेके आए हैं और जी बता रहे हैं कि वो सिंध का, एक तो शर्म की बात है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बाद वो इस बात पे राजी हो गए कि मुझे स्पेशल असिस्टेंट बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर का। इस पे जवाब ले लेते हैं अदील अहमद साहब, क्या स्ट्रेटेजी होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, क्योंकि अगस्त में उन्होंने बाकायदा तौर पर अब कराची के विजिट का ऐलान किया कि सिंध के इजला को विजिट करेंगे, प्लान क्या होगा? ठीक है जी, मैं 1 बाय 1 एड्रेस करना चाहूंगा। पहले मैं रिस्पॉन्ड कर दूं सादिया साहिबा के सारी बातों का। नंबर 1 तो इन्होंने मेयर साहब को की इनको बड़ी फिक्र रही कि मेयर साहब से वादा किया था, पूरा नहीं किया। हमने तो वादा पूरा किया है, लेकिन मेयर साहब 5 साल सिंध गवर्नमेंट के बल्दियाती महकमे के अंडर आते थे, तो सिंध गवर्नमेंट ने उनके साथ, देखिए प्लीज सुन ले प्लीज, अरे प्लीज सुन ले, अब अपनी बारी में बोल लीजिएगा, मैंने आपकी तसल्ली से बात सुनी। तो हमने तो उनके साथ वादा पूरा किया, हमने 10 अरब रुपए जो है वो मेयर को दिए थे, फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे, वो सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और आखिर वक्त में जो मेयर ने पूरे कराची में सड़कें वड़कें और थोड़े बहुत जो उन्होंने काम करवाए, वो फेडरल गवर्नमेंट की उस ग्रांट से करवाए, वो सिंध गवर्नमेंट ने उनको 5 साल में कोई पैसे नहीं दिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर कि जो इन्होंने गैस के उसकी बात की कि फेडरल गवर्नमेंट का काम है गैस देना। हमें तो 3 साल हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो डिक्लाइन रेट है सालाना, वो 9 से 10% डिक्लाइन रेट है। और पिछले 20 सालों से जो इन्वेस्टमेंट की है ऑयल एंड गैस कंपनीज ने अपने सेक्टर के अंदर, वो कोई 8 to 10 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। जो 4 बड़ी कंपनीज है जो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन करती हैं, उन्होंने 8 से 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला, 40% रिजर्व ऐड हुए हैं। हालांकि सस्टेनेबिलिटी के लिए जो मिनिमम रिजर्व एडिशन चाहिए होती है, वो मिनिमम 100% आप रिजर्व एडिशन करते हैं तो आपके इदारे चल सकते हैं, वरना ये कंपनियां अगले आइंदा आने वाले 10 सालों में गैस और तेल पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा और ये कंपनियां सारी बंद हो जाएंगी और फिर आपको सारा का सारा जो है वो बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। क्या ये तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है? नहीं, ये
पीपल्स पार्टी वफाक में थी, नून लीग वफाक में थी। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये गैस का डिक्लाइन पाकिस्तान में बढ़ा है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत की है, इन्होंने इन इदारों को खराब किया है, इन्होंने तबाह किया है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 10 सालों में अगर पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काम ना किया गया तो ये आपका तबाह हो जाएगा। तो ये हमारी गलती है नहीं, ये गलती है पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान में बिजली अगर महंगी है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, गलती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो इन्होंने अंदर आपके जो रेंटल जो इन्होंने एग्रीमेंट सारी चीजें सिर्फ इतना बता दें अदील अहमद साहब, ये बता दीजिए फिल्म में क्या पता करने आ रहे हैं इन्होंने जो 2008 अदील अहमद साहब। सर प्लीज सवाल ले लेना क्योंकि वक्त कम है, फिर हमें दूसरी जानिब भी बढ़ना है। सिर्फ इतना फरमा दीजिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगस्त में आ रहे हैं और अगस्त में बाकायदा तौर पर उनकी क्या स्ट्रेटजी लोगों को मिल भी नहीं रही। अगर डिफेंस के अंदर सादिया साहिबा के घर में आज गैस नहीं आ रही तो माजी में ये हुकूमतों में रहे, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अच्छा सर कैसे खत्म करेंगे आप? वोट लेकर अदील अगर ये आते हैं हर बार, तो आप किस तरह हुकूमत बनाएंगे अपनी? 100 MPs हैं इनके, ये कह रहे हैं जी पहले से तादाद मजीद बढ़ेगी 2023 में। और अभी खान साहब का दौरा होने से पहले और लोग इनके टूटेंगे। दिल्ली अभी दूर है, 2023 आएगा तो देख लेंगे, मैदान इलेक्शन का सजेगा। बिल्कुल ये भी मैदान सजेगा। सिर्फ इतना बता दें अदील अहमद साहब, लेकिन रिजल्ट वो देखा 23 से पहले, लेकिन 2021 में भी तो इलेक्शन हुआ था अदील, 2021 में इलेक्शन हुआ है, मंदोखिल जीत गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची से। मुझे कंप्लीट करने देना, इनके जो इन्होंने बातें की उनको तो रिस्पॉन्ड करने दें, कर लें, वो तो कंप्लीट करने दें। तो गैस का तो मैंने आपको जिक्र बता दिया कि ये हालात में इन्होंने एक जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि वाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मीडिया नहीं था। मैं दोबारा से याद दिलाता हूँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर सिंध साहब बैठे हुए थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे हुए थे, मीडिया बुला लेते, गवर्नमेंट इनवाइट कर देती मीडिया को। की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया के बगैर बहुत सारे इवेंट जो है वो पैसे कहाँ गए? वो गवर्नमेंट भी करती है, फेडरल गवर्नमेंट भी करती है। बजट देखें ये छोटी सी काम होने चाहिए ना। चले आप मीडिया को नहीं पसंद कर रहे हैं, ना बुलाएं, लेकिन काम तो कीजिए ना हुजूर। मैं तो कह रहा हूँ कि फतह करने के दावे आपने किए, वो अभी की सिंध की कारकर्दगी की जब बात की जाती है अदील, तो फिर ये सामने पंजाब की कारकर्दगी भी रखते हैं ना, तो उस पर क्यों बात नहीं करते? में से कितने हम लगा चुके हैं। सादिया रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, सादिया जावेद साहिबा। आपका ग्रीन लाइन पे कितने अभी तक लग चुके हैं? सर कंप्लीट नहीं हुआ ना, आप कह रहे हैं फंड नहीं दिए इन्होंने। कराची के सारे नाले फेडरल गवर्नमेंट ने आपको साफ करके दिए, उनकी रिहेबिलिटेशन की 35 अरब रुपया उसके लिए दिया ताकि अफेक्टीज को पे करें। आपके जो है वो कराची के अंदर जो MNA के SDG प्रोजेक्ट्स के तहत अदील अहमद साहब प्रोग्राम में वक्त हो चुका है सर ब्रेक का, क्योंकि आप सवाल सुन नहीं रहे तो थोड़ा सा पानी आप भी पी लें, हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। सादिया जावेद साहिबा रुकने सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली, अदील अहमद साहब आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में सादिया जावेद साहब को जवाब शामिल करेंगे और उनसे भी रिस्पॉन्ड लेंगे, फिर तफसीली तौर पर आपसे मजीद भी सवाल करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो जाता है हेडलाइन का, अब बढ़ते हैं हेडलाइन की तरफ। हेडलाइन के बाद दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सिंध हुकूमत के हवाले से। इमरान खान साहब जल्द से जुलूस का फैसला किया जी, अगस्त में आ रहे हैं सिंध, और सिंध में उन्होंने कहा है कि मुश्किल हालात में सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत वफाकी हुकूमत का सिंध में सियासी और इंतजामी तौर पर मुतहरिक होने का फ़ैसला किया है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि वहाँ से कोई भी वफाकी वज़ीर आता है, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद बात होती है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की। अदील अहमद साहब PTI और सादिया जावेद साहिबा मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सादिया जावेद साहिबा क्या रिस्पॉन्ड करेंगी? जो ब्रेक पे जाने से पहले अदील अहमद साहब ने गुफ्तगू फरमाई है कि 14 अजला में इंतहाई नागुफ्ता सूरत हाल है सिंध में, जबकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो बात कर रहे थे उस पर भी आपने जवाब दिया उसका, लेकिन उन्होंने कहा कि वज़ीर आला भी मौजूद थे वहाँ पर। इस पर आप क्या कहेंगी कि ख़ासतौर पर जो 14 अजला की उन्होंने बात की कि जहाँ बिल्कुल भी यानी कि तरक्की नहीं हुई, जहाँ काम नहीं हो रहा, ना सेहत के हवाले से, ना तालीम के हवाले से, ना दीगर सहूलतें वहाँ मौजूद हैं। देखें बेचारे मुंतखब हो गए हैं,
जिनका मैंडेट चुराया गया वो बेचारे भी परेशान थे, क्योंकि एमक्यूएम वाले हमेशा दूसरों का मैंडेट चुराते थे। सिर्फ बातों की हद तक बातें हैं, और अल्लाह करे कि वजीर आजम सिंध भी आए, उनको सिंध का भी ख्याल आए, क्योंकि जो बजट बुक फेडरल गवर्नमेंट की है उसको मैंने बहुत अच्छे से देखा है और पढ़ा है। उसमें सिंध के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसको कहा जाए कि वजीर आजम का इस सूबे में भी कोई इंटरेस्ट है। एक मोटरवे जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि जी हैदराबाद टू सखर दिया जाएगा, लेकिन वो भी उसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप ढूंढी जा रही है, वो मिल नहीं रही है। वो बजट बुक में लिखा है। बाकी कोई ऐसा जो ये बता रहे हैं कि जी गैस के ये लाइनें कनेक्शंस दे दिए जाएंगे, बिजली के लिए हम ये कर देंगे, और कहानियां सुना रहे, वो मुझे उस पाकिस्तान की बजट बुक में कहीं से नजर नहीं आया। वो जो 1100 अरब रुपए की कहानी सुनाई गई थी, जो आप सब चैनलों ने भी सुनी थी, मैंने भी सुनी थी, और मुझे हुआ था कि शायद फेडरल गवर्नमेंट कोई काम करेगी, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। नालायकों और नाअहलों का टोला है, और उसके सरबराह का नाम इमरान खान है। और जहां तक बात करते हैं कि जी कराची में, तो कराची का सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका पिछली बारिश में था कंटोनमेंट एरिया, वो मातहत है फेडरल गवर्नमेंट के, तो वहां ही काम करा लेते। चलो सिंध गवर्नमेंट तो इनको साथ नहीं देती, सिंध गवर्नमेंट तो इनके साथ नहीं खड़ी होती, तो उन इलाकों में तो ये काम करा सकते थे ना। यहाँ से इनके एमएनए भी हैं, एमपीए भी हैं, सदर साहब भी कंटोनमेंट में रहते हैं, गवर्नर रिकॉर्ड है। सादिया जावेद साहब आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि वक्त की कमी है, हमें प्रोग्राम में दूसरी स्टोरी की जाने भी बढ़ना है, तो अदील अहमद साहब से रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। अदील अहमद साहब, आपके सामने ब्रेक से कबल भी मैंने सवाल रखा, लेकिन आपने सुना नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी एग्जैक्टली है क्या, सिंध में क्या फतह करने आने, जरा तफसीली तौर पे बता दीजिए, क्योंकि 11 पैकेजेस के ऐलान तो 3 बार हो चुके हैं, लेकिन खातिर ख्वाह तौर पर ग्रास रूट लेवल पर कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। क्योंकि आपने गुफ्तगू की कि गुज़िश्ता साल कराची डूब रहा था, तमाम तरह चीजें थी। सर एनडीएम ने भी आके कोई यहाँ पे दूर शहर की नहरें नहीं बनाई, कचरा उठाकर पार्कों में डाल दिया जाता था। सर वो सूरत हाल भी आपके सामने। एक मिनट मुझे ऐड कर दें। ये कहते हैं हमने नालों की सफाई कराई, एनडीएमए 2 नालों की सफाई कर रहा है, गुजर नाला और कोरंगी नाला। बाकी शहर के छोटे बड़े नाले जो 500 की तकरीबन उनकी तादाद बनती है, उसका जवाब ले लेते हैं। उसका काम सिर्फ गवर्नमेंट करा रही है, ये नहीं करा रहे। ठीक है अदील अहमद साहब, अब आप जल्दी से फरमा दीजिए, सर रिस्पॉन्ड कर दीजिए और स्ट्रेटेजी जरूर बताइएगा कि प्लान होगा क्या। आने का मैंडेट नहीं है। जो आप बात कर रहे हो ना कि एनडीएमए ने आगे दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई, एनडीएमए ने यह किया है कि जिन नालों में लोग डूब के मरते थे, जिन नालों का पानी आपके घर में आता था, उन नालों की सफाई जो है वो एनडीएमए ने की, उसकी रिहेबिलिटेशन जो है वो उस पर काम चल रहा है। उसके जो मुतासिरीन है उनको जो मुआवजा देना था वो फेडरल गवर्नमेंट ने पे किया है, और फेडरल गवर्नमेंट उन 3 बड़े नालों की सफाई कर रहा है, औरंगी नाला, आपका गुजर नाला और आपका महमूदाबाद का नाला। तो ये आपकी मैं बात आपकी जो वो है उसकी तस्हीह कर दूं कि दूध और शहद की नहरें नहीं बहानी, बल्कि जो गटर और गलाजत की नहरें बह रही थी उनको कंट्रोल करना था। दोनों जाने से तनकीद का पहाड़ देखते हैं, आप लोग भी तनकीद करते हैं, पीपल्स पार्टी भी तनकीद करती है। सर ग्रास रूट लेवल पे माजरत के साथ पीटीआई भी कोई खातिर ख्वाह नहीं दिखा रही है। आप ये बता दीजिए कि वक्त करने के एग्जैक्टली है क्या प्लान, सिंध में आप क्या फतह करेंगे वजीर आजम साहब, 3 साल बाद ख्याल आ गया, बता दीजिए। मेरी गुजारिश है जी कि एक तो कोई वो तरीकाकार होना चाहिए उसका बातचीत का ना। जब आपकी अपनी बारी हो उसमें आप बात करें, मैं भी तसल्ली से बिल्कुल पूरा आपका भी सवाल सुनता हूं और जो ओपोनेंट होते हैं उनका भी सवाल सुनता हूं, तो जवाब सुनने का हौसला रखा करें। मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। बाकी जो आपने बात की कि फेडरल गवर्नमेंट ने कराची में क्या किया, आज तक देखें 20 साल तक कराची में एक टके का काम नहीं हुआ, और पहली मर्तबा कोई फेडरल गवर्नमेंट जिसकी सिंध में गवर्नमेंट ना हो वो आपके कराची को भी पैकेज दे रही है, वो आपके नाले भी साफ कर रही है, वो कराची को फायर ब्रिगेड भी पावन दे रही है। बिलावल हाउस में आग लगती है तो वही फायर ब्रिगेड जाके वो आग बुझाते हैं। वही फेडरल गवर्नमेंट आपको जो है वो K4 का मंसूबा जो पिछले 12 साल से आपसे नहीं बन रहा, वो मंसूबा भी आपका फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर कर रहा है। वो ग्रीन लाइन मंसूबा जो आपसे पिछले 6-7 सालों से नहीं बन रहा, वो मंसूबा भी फेडरल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और सितंबर-अक्टूबर में वो कंप्लीट हो जाएगा। बात ये है कि अगर लोकल गवर्नमेंट इदारे के थ्रू आपको काम करवाने चाहिए थे
वो बल्दियाती नोयत के काम फेडरल गवर्नमेंट वफाकी एसडीजी फंड से अपने एमएनएस के थ्रू पूरे कराची में करवा रही है। 10 अरब रुपए के काम आज तक हम अपने हल्कों में करवा चुके हैं। आप एक सर्वे कर लें, आप अपने कैमरे लेकर मेरे लेकिन ये काम एमपीएस एमएनएस का नहीं है, लोकल गवर्नमेंट नेचर के कौन से काम किए हैं। लेकिन अदिल ये काम आपने बात की एमएनएस से काम तो नहीं है, तरक्याती काम करा। बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है कि सिंध की मिसाल उस गंदे बच्चे की है, उस खराब बच्चे की है जो होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, माँ बाप सबको पैसे देते हैं, एक उसमें से बड़ा खराब होता है, वो अयाशी करता है, वो पैसे चोरी करके लेके जाता है, वो बाहर जो है वो चोरी छुप के जो है वो काम करता है। सिंध हुकूमत की मिसाल वो है। लेकिन क्या फेडरल गवर्नमेंट उस खराब बच्चे वो खराब बच्चा जिसको आप कह रहे हैं, अदिल बात ये है, अदिल नहीं अदिल बात तो सुने, अदिल सवाल तो सुन ले, फंड भी दे रहे हैं, अदिल बात तो सुन ले। अगर सिंध खराब बच्चा है हमें ये समझ आया कि ये समझा दीजिए वो क्या फार्मूला है। अदिल सुन तो ले, सिंध गवर्नमेंट अगर काम नहीं कर रही तो प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे, कराची भी आएंगे, सिंध भी जाएंगे, सिंध को मजीद जो यहाँ के मसले आपने जो मिसाल दी है एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को भी वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी बात समझा दीजिए लोगों को, जाते हैं इंतखाबात के लिए हम एज अ पार्टी तैयारी करें, जो कि हमारा हक है, और हम इंशाल्लाह 2023 के लिए तैयारी करेंगे। और ये जो चोरों और डाकुओं का जो ग्रुप है ना, जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब, इस चोरों और डाकुओं के गिरोह को जो है ना सिंध से हमने छुट्टी रिस्पॉन्ड करते हैं। अदिल साहब पूरा मौका मिला है आपको, अब सादिया जावेद की भी सुन लीजिए। आपने चोर डाकू तक कह दिया, टोले को मुसलसल इल्जाम लगा रहे हैं आप, तो जरदारी साहब उस टोले को सरबराह पे इल्जाम न लगाए। चलिए फिर इमरान खान पे रिस्पॉन्ड करेंगी सादिया जावेद साहिबा। सादिया जावेद साहिबा ने पहले एक बात की थी, उसका रिस्पॉन्ड मैंने किया कि चोरों और डाकुओं का टोला हुए, उसके सरबराह आसिफ जरदारी, जिस टोले को हमने सिंध से जो है वो शिकस्त देनी और इंतखाबात में देनी है। इन्होंने चोर डाकू कहा तो आपने भी चोर डाकू कह दिया। लेकिन शौकत खानम का फंड खाने वाला इमरान खान चोर। और बताओ, और वो चल रहा है ना, वो चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो मातहत है जो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल का इदारा है, जहाँ गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे इदारे पे तनकीद करते हैं जिसकी इंटरनेशनल लीडरशिप पे तनकीद। कोई एक अस्पताल मुझे ऐसा बता दें जो शौकत खानम के स्टैंडर्ड का हो। कोई एक, मैं चैलेंज करता हूँ सादिया को कि कोई एक अस्पताल ऐसा बता दें सूबा सिंध के अंदर कि जो शौकत खानम के स्टैंडर्ड का इन्होंने क्यों नहीं बना सके आज तक? क्यों नहीं बना सकते? सादिया जावेद साहिबा, आप वफाक में 3 बार रहे हैं, आपकी हुकूमत रही है, जब भी चैलेंज पेश आता है बात करते हैं। 42 इन्होंने ट्रामा सेंटर पूरे सिंध में बनाने थे, 2012 से वो बजट बुक्स में आ रहे हैं, आज तक उनमें से एक ट्रामा सेंटर मुकम्मल क्यों नहीं बने? सादिया जावेद साहब रिस्पॉन्ड करते हैं। अदिल जवाब सुन ले, अदिल जवाब सुन ले सादिया जावेद साहिबा से। बिजली की तारें निकाल के इन्होंने बेची है, उसकी मशीनरी इन्होंने बाजार में ले जाके बेची है, उसकी दवाइयां मार्केट में ये लोग बेच रहे हैं। आपने 150 इल्जाम लगा दिए, सुन तो ले। जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा ठीक है, जवाब तो ले लेना सर। सुन ले जी सादिया साहब, सुन ले जी सादिया, 150 इल्जाम इन्होंने लगा दिए, चोर डाकू से लेके तमाम चीजें। खानम जैसा अस्पताल, शौकत खानम, माँ की रूह भी तड़पती होगी, माँ की रूह भी तड़पती होगी। वहाँ खैरात पे किसी का इलाज नहीं होता, वो पैसों पे करते हैं। बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनीज ने उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है इसी वजह से कि वहाँ से दवाइयां। आप सिंध के अंदर उस स्टैंडर्ड का एक अस्पताल नहीं बना सके, 14 साल बिला शिरकत खैर सकाल आपके कि आपको मैंडेट मिलता है। अदिल सुन तो ले, देते हैं कि आप शौकत खानम के तर्ज अदिल सुन ले, कोई एक एग्जांपल दे रहे आपने बनाया शौकत खानम के तर्ज से सुन ले, आप तनकीद करने के लिए। चलिए फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिब, आपका भी शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकने सिंध असेंबली सादिया जावेद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की गई कि गुफ्तगू की जा सके, लेकिन एज यूजुअल जो माजी में एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, सुनना चाहिए, हौसला होना चाहिए सुनने का। आप दोनों की, आप एक की वफाक में हुकूमत है, एक की सिंध में, जाहिर है आप इल्जाम लगाएंगे अदिल अहमद साहब, तो फिर सादिया जावेद साहिबा को भी सुनिए ना, वो क्या कह रही है। वो कुछ कहती है तो फिर आपका हम रिस्पॉन्स सामने लाते हैं और आवाम के सामने आवाम बेहतर फैसला करने वाले। जी आगे बढ़ते हैं जी, एक और बहुत अहम स्टोरी अफगानिस्तान के हवाले से। और अफगानिस्तान में मुसलसल 2 मरतबा B-52 तैयारों के जरिए अमेरिका ने बमबारी की है
और हमने देखा कि बग्राम एयर बेस जो था वो खाली करने के बाद अफगानिस्तान से अपने 97 फौजी कॉन्ट्रैक्टर्स और माहिरीन भेजने पर भारत एक बार फिर तैयार है, लेकिन CIA एहलकार निकाल लिया अमेरिका ने वहां से। दोहा माहिदा किया था अमेरिका ने और कहा था कि जनाब अब बमबारी भी नहीं होगी और हम मुनसिफाना तौर पर तमाम गुफ्तगू होगी, माहिदा हमने कर लिया है। इसीलिए 1 साल से तालिबान ने अमेरिकन फौजियों पर कोई हमला नहीं किया था। लेकिन हमने देखा ये कि इनखला की तारीख जिस तरह करीब आ रही है और इस तरह ये पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने इनखला का बोलकर एयरबेस भी खाली कर दिए, उसके बावजूद वहाँ बमबारी 2 मरतबा की है। एक मरतबा 19 तालिबान जो है जांबाक हुए, जब दूसरी मरतबा 10। तो अब मसला ये है कि एक तरफ तो इनखला की बात हो रही है और दूसरी तरफ अफगान तालिबान के साथ एक मरतबा फिर अमेरिका जाते जाते फिर मज़ाहमत कर रहा है। यह अशरफ गनी साहब को खुश करने की कोशिश है, पाकिस्तान पे मलबा डालने की कोशिश है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि TTP जो है पाकिस्तान पर हमला कर सकती है अफगानिस्तान से। ये TTP में वो लोग हैं जो पाकिस्तान से फरार हो गए थे जब ऑपरेशन हुआ था, तो ये इन्होंने पनाह ली थी अफगानिस्तान में जाकर। तो अब इनसे खतरा है कि जी ये पाकिस्तान पर पलटकर हमलावर हो सकते हैं। तो ये बड़ी अहम खित्ते में सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि और फिर हमारे फैज़ हमीद साहब भी, जनरल फैज़ हमीद साहब गए हैं अमेरिका, मोईद यूसुफ उनके साथ हैं, वहाँ क्या मुज़ाकरात होते हैं, किस तरह बात होती है, किस तरह बात आगे बढ़ती है, ये हमारा टॉपिक है, इस पर हम बात कर रहे हैं। जी हमारे साथ तो पाकिस्तान के सीनियर लोग मौजूद होंगे, सीनियर हमारे साथ साबिक एम्बेसडर भी मौजूद होंगे, सीनियर तजज़ियाकार भी मौजूद होंगे, जिससे हम बात करेंगे कि जी हो क्या रहा है अफगानिस्तान में। और तालिबान ने मजीद पेशकदमी की तो फ़िज़ाई हमले जारी रखेंगे। अमेरिकी जनरल हैं मैकेंजी, उन्होंने कल कहा है और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की हैं जिस पर हम आगे जाकर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से अमरीकी तैयारों ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान के ठिकानों पर फ़िज़ाई कार्रवाई की, ताहम हमले में किसी भी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है, जबकि अमेरिका ने भी फ़िज़ाई हमले से मुताल्लिक तफसीलात जारी करने से गुरेज किया है। एक तरफ हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अली ने भी हवाला दिया कि बात हो रही है मुज़ाकरात की, हम देखते हैं कि तालिबान रहनुमा शाहीन सुल्तान साहब से दोहा में बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात होते हैं, फिर अफगान अमन कमेटी के नादिर नज़ीरी भी इस हवाले से बयान जारी करते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तालिबान का असर रसूख अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ अज़लाओं पर तालिबान मुकम्मल तौर पर कंट्रोल भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत और तालिबान के दरमियान जिस तरह की झड़पें जारी रही, हमने फिर भी देखा कि बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेटजी और बदलते हुए हालात और सूरत हाल हमारे सामने आती है। हम देखते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर कहा जाता है कि मुज़ाकरात होंगे अफगान तालिबान, क्योंकि तालिबान के अंदर भी ऐसे मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि जिस तरीके से तमाम तर जो दिन ब दिन हम देखते हैं कि बदलती हुई सूरत हाल हमारे सामने आती है। एक जानिब मुज़ाकरात की बात होती है, लेकिन दूसरी जानिब अमरीका इनक़िलाब भी करता है और फिर रॉकेट भी दागता है। इसके बाद हमने आज एक और सूरत हाल देखी, सदर जो बाइडन की बाकायदा तौर पर इराक में उनका कहना था कि जंगी जो ऑपरेशन है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका नुमाया तौर पर अपनी पॉलिसीज में तब्दीली ला रहा है, क्योंकि हमने देखा था माजी में भी जॉर्ज W बुश के दौरे हुकूमत में अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा जारहाना पॉलिसी थी जो कि जंग के हवाले से। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, साबिक एम्बेसडर पाकिस्तान डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर जमील अहमद साहब फरमाइएगा, एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, कहा जाता है कि अमेरिका इनखिला करता है और इस हवाले से बात करते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा में, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फ़िज़ाई हमले भी किए जा रहे हैं। सर ये किस तरफ सूरत हाल जा रही है? तो एक नया ड्रामा रोज़ देखने को मिलता है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो अफ़गानिस्तान के साथ एक मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, उसके तहत अमेरिकन जो हैं वो कानूनी तौर पर इस चीज़ के इनको ऑथराइजेशन है कि वो जहाँ चाहें, जिस वक्त चाहें, जब चाहें अफ़गानिस्तान पर एक्शन यानी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने, और वो है मुआहिदा 2013 का, और 2013 के इस मुआहिदों को जब तक कि तालिबान अगर गवर्नमेंट में भी आ जाएं, तालिबान अगर गवर्नमेंट बना भी लें, तो उसके बावजूद तालिबान इस मुआहिदे को एक तरफा तौर पर खारिज यानी कि खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले ताकि लोगों को पता चले, जिस 2013 के माहिदे की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने 29 फरवरी 2020 को जो तालिबान के साथ दोहा अमन माहिदा किया था, तो सर उसके बाद आप नहीं समझते 2013 का तो खत्म हो गया, अमन माहिदा जो है 2020 का, इसके तहत तो ये बातें शामिल नहीं थी कि हमला करेंगे एक दूसरे पर? देखें, एग्रीमेंट जो है उसकी एक इंटरनेशनल कानूनी हैसियत होती है। मैं दोहा पर भी आ रहा हूँ। दोहा का मुआहिदा
ये इसकी वो इंटरनेशनल, हालांकि दुआ का मुआहदा यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर कराया गया, ये दुरुस्त है, लेकिन किसी जगह भी दुआ के मुआहदे में जब भी एक मुआहदे के बाद दूसरा मुआहदा होता है तो उसमें जिक्र किया जाता है कि हमारा 2013 का, जैसे इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, तो उसमें जिक्र किया जाता है कि इट सुपरसीड्स द प्रीवियस एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड ऑन सच एंड सच डेट। तो ऐसी कोई जिक्र नहीं है ये, और दुआ के मुआहदे में भी कहीं ये जिक्र नहीं था कि तालिबान किसी शिक में, जो कि 29 फरवरी 2020 को दुआ में मुआहदा हुआ, उसमें कहीं ये शिक नहीं है। और यही शिक की गई थी कि अफगान तालिबान ट्रुप्स पर, यानी कि जो एलाइड ट्रुप्स हैं, नेटो ट्रुप्स हैं, उस पर हमला नहीं करेंगे, और इंटर्न यूएस यानी कि अमेरिकन सर उन्होंने तो पासदारी की ना सर, हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान ने उन पर हमले नहीं किए, उन्होंने तो पासदारी की, पिछले 1.5 साल में अमेरिकन फौजियों पर हमला नहीं हुआ, तो दोहा माहिदे की तो खिलाफवर्जी हुई ना जी। लेकिन इसमें एक ग्रे एरिया ये है कि वहाँ उसमें जिक्र मुख्तलिफ बयानों के जरिए किया गया था कि अगर हमारी यानी नेशनल डिफेंस फोर्स पर डायरेक्ट अगर इंस्टॉलेशन पे हमला किया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा, इस किस्म का स्टेटमेंट्स आती रही। लेकिन अगर इसको आप बिल्कुल मॉरल ग्राउंड्स पर देखें या सिर्फ दुआ मुआहदे की शिकों के लिहाज से देखें तो उसकी रूह ये है कि उन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। साहब इसमें आपके साथ साथ एक मिनट तवक्कुफ कीजिएगा, हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मोहसिन रज़ा साहब भी टेलीफोन पर मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात हो रही है, साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कि तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान को सर्व किया है, बल्कि साबिक सफ़ीर क्या, सफ़ीर तो रिटायर होता ही नहीं, अभी भी सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, जहाँ होते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं डॉक्टर साहब हमेशा ही, और पूरी दुनिया जानती है इन्हें, जहाँ जहाँ लोग सुनते हैं हमारे उर्दू और इंग्लिश चैनल्स पर मुख्तलिफ नजर आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक अहम बात करना चाहूँगा मोहसिन रज़ा साहब आपसे भी, और डॉक्टर साहब पहले आपकी तरफ आऊँगा कि दो जो ये B-52 तैयारों के जरिए हमला किए हैं अमेरिका ने, और 8 साल बाद ये B-52 तैयारों का इस्तेमाल किया गया है, सर ये अब पता बड़ी अहम चीज है कि ये तैयारे कहां से उड़े हैं, कौन से एयर स्पेस यूज हुई है, कौन से एयर बेस यूज हुए हैं, ये बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि ये फिर बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं इसको पाकिस्तान की जानिब भी कि एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और दूसरी तरफ उन तैयारों का नहीं पता चल रहा कहां से ये हमला किया गया है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर जमील अहमद? जी हाँ, इस पर यूनाइटेड स्टेट्स से भी खामोशी है और खामोशी रहेगी, इसलिए कि ये तैयारे अगर उन्होंने पाकिस्तानी स्पेस बफर महाल इस्तेमाल किया है, और तो कोई वैसे स्पेस उनका इस्तेमाल करना जाहिर है चीन के जरिए जाना उनका मुश्किल है, राजस्थान वगैरह सर ये दूर पड़ेगा सारा बहुत, बिल्कुल जी, तो नहीं उसकी वैसे भी ईरान के ऊपर से उनको एयर स्पेस पे हमारा उनके साथ एक मुआहदा है, कहीं उन्होंने उसकी आड़ में 2001 की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ दौर की 2001 में हुआ था, फिर 2015 में फाइनली उसका एक रेटिफिकेशन दोबारा भी हुई है। सर हमने तो और आपने याद होगा पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि 6 के अड्डे नहीं दे रहे, एयर स्पेस से आप मना नहीं कर सकते, और आपने भी इस पे कहा था कि ये हो सकता है, हाँ एयर स्पेस पे बात हो सकती है, और वही आपकी बात आज दुरुस्त हुई है। तो जी वो जो मैंने गुफ्तगू की थी वो इसी तनाजुर में गुफ्तगू पहले भी आपके प्रोग्राम में की थी मैंने, और उसमें उस तनाजुर में एक इबाम सा है जिसकी वजह से अब इसको एक्सप्लॉइट किया गया है। हालांकि पाकिस्तान में ने इस बात पर वाज़ेह किया था कि उसे ऑपरेशंस के लिए जो जुबानी तौर पर, क्योंकि हमारे सामने वो एग्रीमेंट वो MOU नहीं है, इसलिए उस पर कुल्ली तौर पर तबसरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो चीज़ें सामने मंजर आम पर आई हैं बयानात के जरिए, उससे ये कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि हम इसे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए नहीं इसको हम इजाजत देंगे। लेकिन क्योंकि एक मुआहदा होता है, अगर एयर स्पेस के इस्तेमाल का मुआहदा है तो अमेरिका ने उसको तो डॉक्टर साहब फिर आप क्या कहेंगे, ये बयान फिर कहाँ गया इमरान खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट का, हवा में तहलील हो गया? इमरान खान ने जो बयान दिया था वो अड्डों के लिहाज से बयान दिया था, और सर स्पेस यूज कर लें पाकिस्तान की, सर ये क्या मतलब है, या उसामा बिन लादेन को मार के ले गए सर, हमारी एयर स्पेस यूज हुई, सब कुछ हुआ, हमें पता नहीं चला, रेडार पता नहीं चल सका, तो इसका मतलब है यही एयर स्पेस यूज कर लिया। इससे पाकिस्तान का बयान भी सर सामने नहीं आया कि हमारी एयर स्पेस यूज हुई है या नहीं हुई? देखिए इस पे इबाम तो रहेगा, मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि न सिर्फ एयर स्पेस का मामला तो क्लियर हो गया ना कि हमारा उनके साथ एयर स्पेस और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने का एक MOU है, लेकिन उससे हटकर दूसरी बात जो मैंने की वो ये कि न इस पे पाकिस्तान का बयान जो आप भी फरमा रहे हैं
और न ही इसमें अमेरिका का बयान। तो एहतमाल जब तक कि इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई, देखिए कि जब तक कि अवाम के सामने ये चीज वाज़ेह हुकूमत की तरफ से ना हो तो ये इबाहम जारी रहेगा। और अगर ये देखिए, ये बड़ी खतरनाक चीज नहीं डॉक्टर साहब कि अगर तालिबान को ये पता चलता है एयर स्पेस किस मुल्क ने मुहैया की है, कहां से आए, तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। नहीं, खतरनाक तो आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन तालिबान को इस चीज का पता है कि पाकिस्तान अगर चाहे भी, जिस तरह के उसामा बिन लादेन के मामले में हमारी तमाम की तमाम न सिर्फ एयर स्पेस इस्तेमाल हुई बल्कि खूब इस्तेमाल हुई और ऑपरेशन भी हुआ, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस थे? सर तो इसका मतलब ये तो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं आप। ये तो फिर हमारे इतने हथियार भी हैं सर, हमें पता नहीं चल रहा कौन आ रहा है, कौन एयर स्पेस यूज कर रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात कर रहे हैं आपने अपने रिस्क और बेनिफिट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है ना। पाकिस्तान की तरफ से अगर इस पे कोई प्रोटेस्ट आ जाए तो वही काफी होगा। पाकिस्तान अभी अपने लड़ाका तैयारे बेचकर और उस मामले लड़ाई तो नहीं छेड़ सकता है, जंग तो नहीं छेड़ सकता है ना। आपके इस मामले में MOU भी साइन है, एहतजाज भी सामने नहीं आया। चांसेस यही हैं कि शायद इस पर कोई बयान आगे जाके आए, लेकिन चलिए मेरा ख्याल है कि ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, नाजरीन भी समझ रहे हैं कि आगे चलकर तो अभी आगे देखिए होता है क्या होता है। चलिए वसीर मफाद में इसको भी बर्दाश्त कर ले कौम, इसका मतलब डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं। छोटा ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, छोटा सा हम ब्रेक ले लें। मोहसिन रज़ा साहब से पूछेंगे और डॉक्टर जमील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि जनाब एक बार फिर कौम के वसीर तर मफाद में खामोशी इख्तियार रखी जाए या एतमाद में कौम को लिया जाए। इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं अलग खबर। ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे, डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर तजियाकार मोहसिन रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। मोहसिन रज़ा साहब के सामने सवाल रखना चाहूँगा। सर, यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि अमरीका अच्छा जी, डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद है, मोहसिन रज़ा साहब भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर जमील साहब फरमाइएगा, आप क्या देख रहे हैं अमेरिका जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी इनखला हो रहा है, इराक में भी जंगबंदी का बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया आज की जंगबंदी अब होगी और पूरे 1 साल तक। क्या समझते हैं अमरीका आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसी में तब्दीली लेकर आ रहा है? मैंने गालिबन आपके प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम में जिक्र किया है कि पूरे मिडल ईस्ट में एक रीसेट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी जो कि अमेरिका ने अपनी की है, उस फॉरेन पॉलिसी को रीसेट करने के लिए उन्होंने जो अपने अखराजात भी बचाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका को इस खित्ते में ऑपरेशन आगे जाके उनको इतनी ज़्यादा ऑपरेशन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब उन्होंने इजराइल का पूरा एक नेटवर्क बिछा दिया है पूरे गल्फ कंट्रीज में और बेसिस पहले से मौजूद हैं और उनकी जो कमांड है, अस्करी कमांड, पहले यूरोप के साथ थी इजराइल की और अब वो अस्करी कमांड जो सेंट कॉम है उसके साथ मिल गई है। तो अब सेंट कॉम, जिस तरह की अभी आपने जनरल मैकेंजी का भी बयान बताया, तो उसमें इराक के लिए तो वो मामला लुक आफ्टर किया जा सकता है अमेरिका और इजराइल के जो नेक्सस है उसके हवाले से। ठीक है सर, तो इस हवाले से डॉक्टर जमील साहब आपको भी आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि डॉक्टर मोहसिन रज़ा साहब सीनियर तजियाकार उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आपसे भी अभी बात करते हैं इस पर तफसीली। मोहसिन रज़ा साहब खुशामदीद कहूँगा आपको। सर फरमाइएगा, क्या देख रहे हैं खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल? अमरीका अफगानिस्तान से इनखला करता है, फिजाई हमले भी जारी रहते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आज सदर जो बाइडन ने इराक में जंगबंदी का भी ऐलान कर दिया तफसीली तौर पर। सर क्या देखते हैं अमरीका क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहा है, खारजा पॉलिसी में नुमाया तब्दीलियां लेकर आ रहा है? मेरा ख्याल नहीं है कि वो उनके जो मफादात हैं उनमें कोई तब्दीली आएगी। ये जो है बस ऑप्टिक्स हैं जो चेंज कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान से निकलते हैं और इराक में जंग खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी और उनके जब तक यहाँ मफादात हैं तब तक उनके इंटरेस्ट इस खत्ते से खत्म नहीं होगा और न ही इस खत्ते में अमन आने देंगे। सर 20 साल से ज्यादा अरसा अफगानिस्तान में अमेरिका रहा, क्या उन्होंने हासिल किया वो सब आपके सामने सर, और कौन से मफादात इनके वाबस्ता है यहाँ पर? नहीं देखें, अगर वो 20 साल यहाँ रहा है तो उसने अपना खासा पैसा लगाया और उसने बेवकूफ़ी की जब वो देख चुका था कि यूनाइटेड किंगडम जैसी एक सुपर पावर और फिर सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर यहाँ से जलील होकर निकली,
तो तब उसको ख्याल नहीं आया कि वो क्या करने जा रहा है, और वो समझता था कि ये इतना आसान है कि वो अफगानिस्तान को सक्सीड कर लेगा। और ये गलती जो है तमाम अमरीकी जो 20 साल में रहे हैं हुक्मरान, बुश से लेके अब तक ट्रम्प तक, सब ने की, और सब इसी गलत फहमी का शिकार रहे कि वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनका असर भी सोवियत यूनियन से कोई ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है मौसूम साहब, एक बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये जो बमबारी अमेरिका ने की है जिसमें तैयारे यूज किए उन्होंने B-52 तैयारे, तो ठीक है जी, इस पे तो हम अभी बात कर ही रहे थे कहाँ से उड़े और कहाँ से गए और क्या बात हुई, लेकिन इसमें एक अहम बात मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये बमबारी करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये तालिबान जो है पेशकदमी रुक जाए और तालिबान कंधार पे कब्जा ना कर सकें, या इस बमबारी से ये दबाव डालकर सियासी हल निकालना चाहते हैं कुछ? यकीनन वो अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि तालिबान की कुल्ली तौर पर वहां हुकूमत कायम हो जाए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर तालिबान की कुल्ली तौर पर हुकूमत कायम हो गई तो अपने ही अमेरिका में ही काफी नुक्ताचीनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चाइना भी यही कहता है, रशिया भी यही कहता है, और पाकिस्तान, ये कल का बयान है स्पोक्स पर्सन चाइना की तरफ से कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशन से उनकी मुराद ये है कि मिलकर काम करेंगे अफगानिस्तान में, ताकि वहां के मसले ना पैदा हों और वहां पर जो दहशतगर्दी दोबारा शुरू ना हो और दहशतगर्दों का वो ग्राउंड ना बने, और वहां पर ताकि एक नेगोशिएटेड गवर्नमेंट आए। ये तो चाइना भी कह रहा है, रशिया भी कह रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है। डॉक्टर जमील अहमद, आप सही फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सर तशद्दुद शुरू हो चुका। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत भी खातिर ख्वाह तौर पर नाकाम नजर आती है, अफगानिस्तान में तालिबान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है, वो मुख्तलिफ अजला पर काबिज होते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट का वाज़ेह तौर पर अपने एक मौक़िफ़ दे दी, जिससे अमेरिका नाराज भी नजर आता है, लेकिन सर बॉर्डर भी सील कर दी, तमाम तरह चीजें कर दी। अगर अफगानिस्तान में तालिबान का असर रसूख बढ़ता है और तालिबान की एक बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत कायम हो जाती है सर, तो फिर पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी? क्या पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना होगा या फिर मुज़म्मत का सामना कर कर आलमी कुव्वतों को खुश करना होगा? देखिए, ये बेसिकली पहले वाले हालात तो रहे नहीं। तालिबान की हुकूमत कई लिहाज से पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, लेकिन तजिया निगार मेरे समेत अब वो ये समझती हैं कि तालिबान की हुकूमत से TTP के आप बयान देख लें जो उसने CNN को दिया है उसके चीफ में, उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान में भी शरिया लॉ होनी चाहिए। पाकिस्तान में चंदे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं तालिबान की फेवर में, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो चाहेंगे आगे जाके अगर अफगानिस्तान की अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो गई कि उस किस्म का निज़ाम पाकिस्तान में भी लाया जाए। तो अब पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो उसमें न सिर्फ एक ये मामला होगा, उससे हटकर हम सर ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो फिर तालिबान की फतह पे तालिबान की सर थोड़ा सवाल सुन लीजिए, तालिबान की फतह पे फिर हम शादियाने बजाएं या इस पर हम गौर फिक्र करें कि जनाब अब होगा क्या? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात डिप्लोमेटिक मामले में भी और तालिबान से हमारे जो भी रवाबित रहे हैं, मुजाहिदीन के टाइम से जब रशिया के खिलाफ मामला हुआ था उस वक्त से लेके अब तक, उस एंगेजमेंट को तो जारी रखना ही रखना है। उस एंगेजमेंट को जारी रखेंगे तब जाके तालिबान हमारे हुकूमत में आ भी जाते हैं। देखो, तो हुकूमत में आना उनका एक ये नविश्ता दीवार है, उन्होंने कब्जा तो कर लेना है। 400 जिलों पर उनका कब्जा हो गया है, 421 जिलों में से। तो अब खुशफहमी या गलतफहमी तो रहनी नहीं चाहिए। 34 जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं उसमें तालिबान ने, ये एक नेगोशिएशन ही चल रही है ना, चाइना पाकिस्तान सारों का इसमें अमल दखल है, रशिया का भी, कि भाई अभी आप प्रोविंशियल उसमें ना घुसो खाम खा के, प्रोविंशियल कैपिटल को कब्जा ना करो, आप डायलॉग शुरू करो, कोशिश करो। मेरा अपना मानना यह है कि हम इसमें अपने दामे दरमे सुखने पाकिस्तान अपनी अतुलबजा कोशिश कर रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से भी एंगेजमेंट रखी हुई है कि हमारे पास जितनी हमारे कॉन्टेक्ट्स रहे हैं या जो भी हमारे रवाबित रहे हैं दुनिया के इंटरेस्ट में, उस रवाबित को हम दुनिया के इंटरेस्ट में काम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। इसमें मोहसिन रजा साहब आपकी तरफ भी आऊंगा
कि 2 मरतबा बमबारी की है अमेरिका ने B-52 तैयारों के जरिए तालिबान पर, वो कंधार पर कब्जा करने वाले थे। अच्छा, बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी है कि यहाँ से भी जनरल फैज़ हमीद साहब गए हैं अमेरिका और मोईद यूसुफ उनके साथ हैं। तो किस तरह देख रहे हैं इसको आप? क्या हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट तो हम कह चुके, अब आगे क्या बात हो सकती है अमेरिका से? जी मोहसिन रजा साहब। जी, असल बात ये है कि हम अमेरिका के वफादात में ऐसे फंसे हुए हैं कि अमेरिका को हम किसी बात पे ना नहीं कर सकते। अभी तो उन्होंने हमारे से अड़े मांगे ही नहीं है। इस बात का इजहार मोईद यूसुफ साहब और हुकूमत के कई अफराद और अमेरिकी हुकूमत के कई अफराद कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये इसरार है कि हमने उन्हें इनकार कर दिया। जिस दिन उन्होंने आपसे अड्डे मांगे तो फिर उस वक्त देखी जाएगी कि आप इनकार करते हैं या इकरार करते हैं। अभी तो वैसे नारे लगाने की बातें हैं कि वैसी तो रम खान बने हुए हैं कि हमने इनकार कर दिया। आपने किस बात पे अमेरिका को इनकार किया है? आपने तो अमेरिका के मफादात के लिए अपने मफादात को कुर्बान कर दिया और यहाँ पे कश्मीर की में आप पहले ही कहते थे कि हम 9/11 के बाद अमेरिका का इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो हमें कश्मीर पे हमारा साथ देगा और एटमी प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जो कि सरासर गलत बात साबित हुई। और अमेरिका ने आपका ना कश्मीर पर साथ दिया और उसने आपके जो है डिफेंस सप्लाईज जो थी वो भी बंद कर दी, उन पे भी पाबंदियां लगा दी। और अब तो ये हालत है कि जो बाइडेन साहब जब से आए उन्होंने ना आपका फोन से है ना आपको कोई चिट्ठी लिखी है, तो इसमें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी औकात क्या है और आप किस मुकाम पे खड़े हैं। और यहाँ अपने मुल्क में आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। सियासी स्टंट हुआ सर, तो ये किसको कहा है? किसने आपसे कहा कि अड्डे दें और किसको आपने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट? ख्याली बातें हैं और शेख चिली के ख्वाब आप देखते हैं और उसके अलावा आपके पास हकीकत कोई नहीं है। हकीकत ये है कि जब भी अमेरिका ने आपसे मदद मांगी, अमेरिका के कहने पे आपने CPEC को खराब किया और चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के कहने पे आपने तालिबान के खिलाफ सब रास्ते पहले भी दिए थे और अगर अमेरिका ने आंदा मांगे तब देखी जाएगी कि आप किससे एब्सोल्युटली नॉट का तो जवाब दे दिया आपने मोहसिन रजा साहब। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? ये जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफगानिस्तान से TTP पाकिस्तान पर हमला कर सकती है, जो कि जो लोग यहाँ से TTP के भागकर वहां गए थे, पनाह ली थी, वो खतरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। आप मुत्तफिक हैं आप इस बात से कि दुरुस्त फरमाया उन्होंने? जी दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसको किसी बड़े तनाजुर में देख लेते हैं ना। वैसे अगर इसको सतही तौर पर देखेंगे तो आपके नाजरीन को भी इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होगी बात, हमें भी क्लियर नहीं होगी। इसको बड़े तनाजुर में देख लेते हैं। पहली बात तो बात यह है, दुरुस्त है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट किसकी है? ये एक इनकी मॉनिटरिंग टीम होती है, जो मॉनिटरिंग टीम आती है सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में आती है, और ये तमाम जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन खास तौर पे 1267 और 1373 है उसके हवाले से रिपोर्ट देते रहते हैं, जिसमें दहशतगर्दी वगैरह बाकी तमाम चीजें, इनकी रिपोर्ट की बड़ी अहमियत होती है। मेरे पास खुद जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा में था तो ये मॉनिटरिंग टीम के लोग मेरे पास आते थे, मुझसे डिस्कस करने के बाद फिर जाते थे फील्ड में और खुद जाके देख के और रिपोर्ट लिखते थे, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में पेश होती है। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त है और ये बात हम भी कहते रहे हैं कि TTP जो है वहाँ उसको प्रोटेक्शन है। लेकिन आपको पिछले प्रोग्राम और मेरे कॉलम में भी देख लीजिएगा, जो छपा हुआ है, जंग में भी छपा हुआ है, कि उस कॉलम के मुताबिक मैंने लिखा है कि ये तरीके तालिबान और अफगानिस्तान उनके बहुत सारे मामलात में इंटरेस्ट मुत्तफिक हैं। तरीके तालिबान उनके साथ मिलकर लड़ते हैं, अफगान तालिबान कभी तरीके तालिबान के पर उन्हें रोका, यानी कि हमला नहीं किया है कि किसी मामले पर कि आप पाकिस्तान में जाके एक्शन न करो। तो लिहाजा ये 6000 के करीब है, जो रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में है कि तकरीबन 6000 के करीब ये TTP के जंगजू हैं, जो कि
पाकिस्तान में। और जब अगर आप उसके CNN के इंटरव्यू को भी देख लें तो उन्होंने क्लियर कहा है कि हमारी तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जंग है। पहली बात। अच्छा, डॉक्टर जमील अहमद साहब, जरा थोड़ा सा आपसे यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है। हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए नाज़रीन के सामने भी दीगर पहलुओं को जो है वो पेश कर सके। सर, दाइश को कितना बड़ा खतरा आप समझ रहे हैं? क्योंकि अमरीकी सदर जो बाइडन की इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें जंगबंदी का भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया, जबकि उनकी फौजी तरबियत के हवाले से और दाइश से निपटने का भी एक बयान सामने आता है। सर, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में दुनिया के लिए दाइश भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है और क्या अफगानिस्तान में भी उनकी मौजूदगी होगी? देखिए, मैं क्योंकि सफीर वहां जब यूएई में था तो बहुत करीब से मैंने तमाम चीजों को देखा है। दाइश को कई मामलात में दबाव बख्शने में गल्फ कंट्रीज और अमेरिका भी है। ये आपका पूरा प्रोग्राम का टाइम इसमें खत्म हो जाएगा, अगर है तो मैं आपको पूरा दबाव बख्शने में आखिर में आपने अमेरिका भी कहा है, अमेरिका भी शामिल है। जी, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। एक लम्हे में बताता हूँ, कभी प्रोग्राम दूसरा रखेंगे तो उसमें तफसील से बताऊंगा मैं। वो ये कि जब उन्होंने फ्री आर्मी सीरिया में खड़ी की तो उस वक्त जो उसके बशर अल असद के मुखालिफ पार्टियां थी उसमें दाइश भी थी एक, और उसमें जब वो वेपन्स भेज रहे थे तो वो दाइश को भी जा रहे थे। तो तमाम चीजें खैर ये बड़ी आप इसमें तफसील मेरे पास है, लेकिन इसको भी फिलहाल इधर छोड़ते हुए ये मैं बता दूं। सर, फिर इसका मतलब अबू बकर बगदादी ये सारे उन्हीं के एजेंट थे? इसको मैंने आपको कहा इनडायरेक्टली उनके पास वेपन पहुंचते रहे। क्यों? क्योंकि फ्री आर्मी को जब उन्होंने सपोर्ट किया तो फ्री आर्मी के साथ मिलके, जो सीरियन फ्री आर्मी के साथ मिलके उन्होंने यानी कि दाइश उसमें शामिल, और उन्होंने मिलके बशर अल असद के फोर्सेस के साथ मुकाबला किया, खूब लड़े और मुख्तलिफ इलाकों में अपना कब्जा किया। तो वो उस लिहाज उस वक्त आंखें बंद रहीं, जबकि हथियार भी जा रहे थे, पैसे भी जा रहे थे उनको। तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करें, जो ये बड़े ममालिक हैं, जो भी ममालिक हैं, जब वो देखते हैं कि कुछ अहदाफ को हासिल करना है तो कुछ देर के लिए वो चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। दाइश समेत जिस तरह आपने देखा इसको ओसामा बिन लादेन वाले मामले को, तो अभी इस तफसील को मैंने रेफरेंस देते हुए आगे बात को मैं बढ़ाता हूँ कि बात यह है कि दाइश को अफगानिस्तान के हवाले से हम देखें, हम अपने आप को देखें अभी फिलहाल के हमारे साथ क्या होने वाला है। दाइश, अलकायदा या कोई भी टेररिस्ट ग्रुप, यही जो बाइडन ने बयान दिया है अपने कौम के सामने, अपने मुल्क के सामने, हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए, ये जो दहशतगर्द तंजीमें थी खत्म हो गई, हमने ये मुआहदा भी कर लिया है, वो खित्ता कभी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, अगर होगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। और वही आपने देखा कि बम्बार्डमेंट तैयारी बेचकर। अच्छा सर, इसी पे हम चाहेंगे मोहसिन रजा साहब भी रिस्पॉन्ड कर दें क्योंकि वक्त कम है। मोहसिन रजा साहब, कितना बड़ा खतरा समझते हैं दाइश को दुनिया के लिए? दाइश की मौजूदगी जो है ये भी एक अमेरिकी एजेंडा लगता है, और इसकी आड़ में अमेरिका ने जिस तरह इस्लामी मुल्कों में तबाही फेरी है, और आप देखें कि अभी तक हमें ये पता नहीं चल सका कि इसके पीछे कौन है, हालांकि सब लोग जानते हैं कि कौन है। और ये दाइश जो है इसराइल के खिलाफ तो नहीं जाती, हालांकि ये उसके इर्द गिर्द के मुल्कों में मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आ जाती है और यहाँ पे कार्रवाइयाँ करती है। तो इससे सबको ज़ाहिर होना चाहिए कि इसका एजेंडा क्या है, और अमेरिका जो है वो दुनिया के लिए इसको खतरा बना के पेश करता रहेगा और अपने मकासद से हासिल करता रहेगा। बिल्कुल पसे पर्दा कौन है, और हमेशा हम देखते हैं कि जो कार्रवाई है वो मुसलमानों के खिलाफ ही होती है इन ग्रुप्स की जानिब से, और जबकि इस्लाम को जवाब बनाकर बदनाम किया जा रहा होता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो कि आपने उजागर किया मोहसिन रजा साहब। कोशिश करेंगे दोबारा इस पर, क्योंकि एक तवील बहस है दाइश के हवाले से भी। डॉक्टर जमील अहमद साहब, साबिक सफीर पाकिस्तान, और इसके साथ साथ मोहसिन रजा साहब सीनियर तजियाकार, आप दोनों को दोबारा भी प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे और इस पर तवील तरीन आपकी एक्सपर्टीज और तजिया लेंगे ताकि हकायक जो पसे पर्दा है उनको सामने रखा जा सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आज आपसे तफसीली तौर पर गुफ्तगू की अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर, और दिन ब दिन इसमें जो है वो तगय्युर रोनुमा होता जा रहा है। हम आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अब क्या सूरत हाल होगी, एक मरतबा फिर इनखला के बाद भी अमरीकी हुकूमत और अमरीकी अफवाज
फिजाई हमले जारी रखेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम इसके खत्ते पर भी असरात मुरतब हो, जिसमें पड़ोसी ममालिक जो है और बिलखुसूस पाकिस्तान बराह रास्त इससे कितना मुतासर हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। इस पर भी हम आने वाले प्रोग्राम में हक़ाइक़ आपके सामने रखकर गुफ्तगू करते रहेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। अरसलान नईम और अली सरवर को दीजिए इजाजत। मौला निगहबान।